हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू विज्ञापन की जानकारी, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार में जो स्टाफ बीटीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है, उसकी तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें आपको फर्स्ट बात कर लें तो आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है और btse.bihar.gov.in /850 डालना है। जैसे यहाँ पे डालोगे तो ये आपको पेज खुल के दिखेगा, जिसमें तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जिसमें एग्जामिनेशन नेम ये है, और इस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 25 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है हमारी रजिस्ट्रेशन बीटीएससी के लिए स्टाफ नर्स की। अभी इसका एंड डेट की बात करें तो ये आपको रजिस्ट्रेशन डेट की एंड डेट है 23 मई 2025। पेमेंट इसकी 23 मई तक वैलिड है। 23 मई तक में इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट अभी 23 मई ही है, दे रखा है। अब इसकी विज्ञापन की बात करें तो आप इस विज्ञापन स्टाफ नर्स जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करके करेंगे तो आपको विज्ञापन खुलेगा पेज है। उस विज्ञापन में आपको इस तरह से विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इस विज्ञापन के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हमारी फोकस है कि कैसे हम फॉर्म को फिल करें, इसकी जानकारी हम आपको अभी दे रहे हैं। तो इसके नीचे जब आएंगे हम तो आपको लिंक दिखाई देगा, लिंक अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक अनदर पेज पर लेके जाएगा। उस पेज पर जैसे ही आप आएंगे, लैंड करेंगे, तो आपका ऐसा इंटरफेस देखेगा। पेज का ये लिंक हो जाएगा और ये बीटीएससी टेक्निकल सर्विस कमीशन। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आप इस पेज पर जब आएंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेगी। जनरल लिंक टू रीड नोटिस, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस, आप इमेज कैसे अपलोड करेंगे उसके बारे में जानकारी, मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तमाम चीज़ें यहाँ दी हुई है जो आप इस पेज पर आके देख सकते हैं। हम बात करते हैं अभी रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपसे डिटेल पूछेगा, पर्सनल डिटेल्स। उस पर्सनल डिटेल को फिल करिए, उसके बाद आपको लॉगिन करने को बोलेगा। लॉगिन करते ही, हमने पहले से कर रखा है इसलिए मैं लॉगिन फिर से न्यू रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि इंटरफेस कैसा होगा। आप जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करते ही आपको इस तरह से पेज दिखेगा, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देना होगा, एडिशनल डिटेल्स होंगे, कम्युनिकेशन डिटेल्स होंगे, क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, ये चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन टाइम पर आप देते हैं कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स में, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, तो ये चीज़ें, और डेट ऑफ बर्थ ये प्री फिल्ड आएगा। जेंडर ये आपको दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ये चीज़ें मांग लेता है और वो चीज़ें यहाँ लेके आपको आ जाएगा। तो जो चीज़ें ये आपको ग्रे कलर में दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर लॉगिन के बाद फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्री फिल्ड आएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम, ये सब चीज़ें पूछेगा। तब ये इसे भी समझ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप क्या क्या चीज़ें पूछेगा। तो बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वो खुद से जनरेट करेगा। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये खुद से कैलकुलेट करके लाएगा। जेंडर, आपने कभी नाम बदला है मैट्रिक के बाद? तो अगर बदले हैं तो यस करिए, नहीं बदले हैं तो नो। ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन टाइम ही पूछेगा, याद रखिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, इतने चीज़ें ही केवल आपको पूछता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो अब बात हम करते हैं कि लॉगिन के बाद जब हम इस पेज पर आते हैं तो क्या भरना होता है। तो पहले आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर ये डाइवोर्स हैं, विडो हैं, विडोवर हैं। तो इस तरह से तो मैं एक केस लेके चलता हूँ कि आप मैरिड हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीजन पूछा जाएगा। आप धर्म में हिंदू डालिए, हिंदू हैं तो, मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम चूज कर सकते हैं, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, सिख, तमाम चीज़ें दिए रखा है। तो आपको यहाँ से केवल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप फादर्स नेम यहाँ डालिए, मदर्स नेम डालिए। ये चीज़ें तो डालने की ज़रूरत है नहीं आपको, रजिस्ट्रेशन के टाइम वाली ही दिखा देगा।
फिर आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे तो आपको एक ही स्टाफ पोस्ट दिखाएगा, स्टाफ नर्स, इसको क्लिक कर लेना है। आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आते हैं कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन, क्लिक करिए। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, यस नो, नहीं है तो नो करिए। उस केस में इंटरफेस चेंज हो जाता है। अदर स्टेट के कौन सा है, मान लीजिए आप किसी दिल्ली एनसीआर के हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, तो इस तरह से चीज़ें आपको पूछेगा। डोमिसाइल आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर फिर मांग लेता है। हाँ, अगर हमें केवल यस करता हूँ कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, इस केस में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करनी है। तो सपोज हम मान के चलते हैं बीसी कर लिया, बैकवर्ड क्लास। तो आपकी कास्ट क्या है, हमने कर लिया कोई, मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपकी कास्ट है। अब आज बात करते हैं, ये हमारी तो क्लियर हो गई ना कि नो के केस में क्या है और यस के केस में क्या है। नो वाली पहले बता दिया था और यस वाली अभी आपको दिखा दी, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स फॉर एससी और एसटी, कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी और ईबीसी। ये वीडियो हम केवल आपको डेमो के पर्पज़ से फिल कर रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स मैच कर लीजिएगा सही से, देखिएगा कोई गलती ना हो जाए जिसके वजह से आपको परेशानी झेलना पड़े फ्यूचर में। तो आप अपनी कैटेगरी, कास्ट देख के फिल करना है, नेम वगैरह, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कैटेगरी, तो अगर आप एससी एसटी की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगानी है। अगर बीसी ईबीसी के अंदर आते हैं तो आपको एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बनेगी, इसको आप देखना आपकी किस स्टेट में हो और कैसे बनती है। बिहार में की बात करूं तो वहाँ पर आपको पर इनकम बनवानी होती है, आय, फिर जाति, निवास, फिर उस बेस पर आप एनसीएल बनवाते हो। वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एनसीएल बनाने के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवानी होती है, उसकी आप डिटेल यहाँ डाल लोगे। सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी कौन सी है, सपोज आपने ब्लॉक स्तर पर किया है तो आरओ डालोगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, कब इशू हुआ था, कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है वो डाल लोगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, हमने ये जो डाल रखा है केवल आपको ये डेमो पर्पज़ से ही है, ये ओरिजिनल नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर और ये इशू डेट, ठीक है। तो आपने यहाँ डाल लिया। फिर हम बात करते हैं कि आपका दृष्टमान पहचान चिन्ह, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन क्या है आपकी। तो किसी की गाल पर कट के निशान होती है, किसी के फोरहेड पर होती है, किसी की दाढ़ी के नीचे होती है, तो आपको, या किसी के तिल की निशान होती है, तो मैंने यहाँ डाल लिया 2 मोल ऑन लेफ्ट फोरहेड। तो आप अपनी जो चीज़ें हैं आपकी ये विजिबल आइडेंटिफिकेशन क्या है आप देख लीजिएगा। मार्क्स क्या आपके चेहरे पर है या कहीं कुछ और हाथ पैर में है जो बता सकते हो तो आप डाल देना, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है डालना। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट में, तो प्लीज़ सिलेक्ट योर आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम आप तमाम चीज़ें हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अदर। इसमें आधार कार्ड नहीं है, मेरे ख्याल से आधार कार्ड भी होना चाहिए, बट आधार कार्ड मिसिंग है, तो उस केस में आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं आसानी के लिए पैन कार्ड कर लेता हूँ। वोटर आईडी भी कर सकते हो। वोटर आईडी के केस में वोटर आईडी नंबर और नेम ऑन वोटर आईडी, जो आपका वोटर आईडी पर नेम है वो डालना है। इसलिए ये नेम मांग रहा है ताकि हो सकता है कि किसी का नेम वोटर आईडी पर अलग हो सकता है। अब वोटर आईडी नंबर यहाँ हो जाएगा। मैंने अगर पैन कार्ड कर लूँ तो पैन कार्ड में भी वही नंबर, पैन कार्ड नंबर, नेम ऑन पैन कार्ड, ठीक है। तो सपोज मैंने वोटर आईडी कर लेता हूँ, आपसे थोड़ी देर पहले पैन कार्ड आपको दिखाया था, वोटर आईडी कर लिया, UIUI समथिंग नंबर ऐसे कुछ डाल लिया। नेम क्या है, नेम सेम है, कोई नेम चेंज नहीं है तो मैंने नेम डाल लिया। अब ये जो है इसको आपको आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू इस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, इसको क्लिक कर देना है, फिर सेव नेक्स्ट करना है। तो ये देखिए आपको इशू डेट भरने को बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आरओ हमने डाल रखा है तो इसलिए बोल रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये चल जाएगा।
मैंडेटरी है, आपको डालना ही है, बट आपके पास नहीं है उस केस में भी आप फिल कर सकते हो। आई थिंक देखते हैं क्या होता है। नहीं ले रहा, चलिए ठीक है, हम डाल देते हैं इसको, आर डाल देते हैं यहाँ पर, कुछ भी डेमो के लिए डाल देते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट विद समथिंग कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट किया, सर मेरा एक्सपायर हो गया, काफ़ी देर हो गया, तो मैं एडिशनल पर जाता हूँ। एडिशनल पर आया तो एडिशनल में देखिए डिटेल आपको जो पूछ रहा है ना, उसमें ये पूछ रहा है ईयर ऑफ एक्वायरिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष। आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किस वर्ष में किया था? तो 25 में तो आपने अवश्य किया नहीं होगा, अभी कोई ऐसा नहीं होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अगर 25 है तो 25 भरिए, अदरवाइज 24 है तो अपना 24 भरिए, 23 है तो अपना 23 भरिए। अब किस ईयर में पास हुए हैं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, वो ईयर आपकी यहाँ आ जाएगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, आप डिसेबल हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो। अगर यस हैं तो आप यस करेंगे, उसमें ये सब डिटेल्स लगेंगी। दिव्यांग का प्रतिशत क्या है, कितने % आप दिव्यांग हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अब प्रकार क्या है, क्या आप परीक्षा केंद्र पर व्हीलचेयर सहायता चाहते हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। आर यू वांट स्क्राइब, क्या आप श्रुति लेखक चाहते हैं, चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। देख सकते हैं इंटरफेस क्या चेंज हो रहा है, यस किया तो मैंने चेंज हो गया, थोड़ा डिटेल्स और मांगने लगा, एक एक्स्ट्रा हो जाता है ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये प्रमाण संख्या, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से आपको ये भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि कब मिली हुई थी, तो फिलहाल मैं नो करता हूँ। यस वाले आपने देख लिया होगा, जिनकी भी यस होगी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी, नो कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल्स, क्या आप फ्रीडम फाइटर के वंशज हैं, अगर हैं तो यस, अगर यस करेंगे तो फिर आपको ये डिटेल्स फिल करनी होती है। इसमें पैटर्नर ग्रैंड सन, सर्टिफिकेट नंबर, ये वगैरह मैं नो करता हूँ। मान के चल रहा हूँ कि आपके पास नहीं है, अगर ये भी मान के चलिए कि अगर आपके पास है तो ये डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर अब बात करते हैं परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, कि ये परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से बिहार में जॉब कर रहे होंगे, जैसे CHO या कोई अदर जॉब, बिहार में कोई आप संविदा पर जॉब कर रहे हैं तो यहाँ भर सकते हैं। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड हैव कंप्लीट 3 years कंटिन्यूअस सर्विस, अब लगातार 3 साल किए होंगे तभी ये मान्य होगी, अदरवाइज नहीं है। अगर यस है तो आप भरिए। फिर देखिए इसमें क्या डिटेल मांग रहा है, इसमें आर यू स्टिल इन जॉब, क्या अभी जॉब में है, यस या नो, है तो यस, नहीं तो नो। अगर नहीं है तो ये चीज़ें, ये आपको कुछ चीज़ इंटरफेस चेंज हो जाता है। अगर यस है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये डिसेबल हो गया क्योंकि आपके अभी करंट में हो, तो रिजर्वेशन की कोई जो डेट है लास्ट जॉब की, जो आप कब तक किया है, वो भरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी यहाँ पर होता है पे स्केल, आपकी पे स्केल क्या था, 1 2 3 4 5 6 तक दे रखा है। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंड हो जाता है कि आपने कब तक किया है, वो डेट भरना है, वो पे स्केल क्या था, ठीक है, समाप्ति की तिथि क्या था। अब मैंने यहाँ पर मैं इसे नो करता हूँ, नो करके आगे बढ़ते हैं कि आप मान के चलिए कि आप अगर जॉब नहीं किए उस केस में ये है। फिर यहाँ पर यह है कि क्या आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर विधिवत नियोजित एवं कार्यरत हैं या थे। अगर हैं या थे तो आपको फिर यहाँ पर ये स्टाफ नर्स वगैरह डिटेल भरिए। अगर फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाते हैं ये भरने के लिए कि क्या क्या आपको डिटेल चाहिए। अगर यस किए हैं आप यहाँ पर, तभी ये आपको डिटेल्स एक्सपीरियंस लेटर वाली जो है एक्सपीरियंस के लिए ओपन होगा। अगर आप नो करते हैं तो आप देखिए ये चीज़ें यहाँ से हट गई। तो जब आप यस करेंगे ना कि अपने थे या हैं वाले स्टाफ नर्स में थे या हैं, तो आपको ये चीज़ें फिल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो
जॉब में थे बिहार के किसी डिपार्टमेंट में या अभी हैं, तो उनके लिए ये है ये वाली एरिया, जिसमें आर यू स्टिल इन जॉब, यस नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से चीज़ें हट रही है। अगर नहीं, अभी नहीं है जॉब में, तो आपका डेट लास्ट डे, ये एंड ऑफ सर्विस डेट क्या है, और स्टार्ट तो ये देख ही रहे हैं आप, स्टार्ट ऑफ सर्विस। पोस्ट आपका पोस्ट क्या था, स्टाफ नर्सिंग एक ले रहा है। फिर आपकी कंस्ट्रक्चुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कंस्ट्रक्चुअल एक्सपीरियंस इशू डेट क्या है, कब इशू किया गया था। अगर जॉब में नहीं है उस केस में इतना मांग रहा है, अगर यस कर दूँ तो फिर ये चीज़ें हैं ना। तो अभी मान के चल रहे हैं कि आप नहीं है उस केस में, अगर क्या होगा तो नो करिए, अगर हैं तो आपने देख ही लिया। फिर अगर साहब नेक्स्ट करेंगे, अगर साहब नेक्स्ट नहीं कर रहे क्योंकि मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, अब एरर आएगा, तो आपको नेक्स्ट पेज पर मैं कम्युनिकेशन डिटेल्स पर लेके चलता हूँ। कम्युनिकेशन डिटेल्स पर जब हम आते हैं पेज पर, तो आपको ऐसे दिखेगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री। अपना एड्रेस लाइन 1 में आप अपने विलेज डालिए, विलेज डाल दिए। उसके बाद ऐसे एड्रेस लाइन 2 में कुछ डाल दीजिए, मैंने डाल दिया विलेज पोस्ट ना, PS डाल दिया। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अब ये है कि आपका ये इज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आप अस्थाई पता पत्राचार के पते के समान हैं, अगर हैं तो सेम आप यस कर लेंगे तो सारे फिर ऑटो फिल हो जाएगा ऊपर वाली। नो करेंगे तो सारे फिर से देना पड़ेगा, तो मैंने यस कर दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये चीज़ें फिल कर दिया यस, तो सेम ऊपर वाली ही नीचे आ गया। ठीक है, फिल हो गया। अब चलते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पर। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की बात करें तो आपको मैट्रिक 10th की डिटेल्स यहाँ लग रही है। जैसे नेम ऑफ द बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड के हैं वो नेम डाल दीजिए। मान लीजिए कोई बिहार के है तो बिहार बोर्ड पटना डालेगा। स्कूल, आपका स्कूल क्या था, नेम ऑफ स्कूल। सर्टिफिकेट नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर वो सर्टिफिकेट के ऊपर राइट साइड पर, राइट टॉप कॉर्नर पर मिल जाता है, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। समथिंग SR नंबर समथिंग कुछ होता है, या CR नंबर देख लीजिएगा आप में किस तरह से मेंशन है, तो वो यहाँ लग जाएगा। आपकी पासिंग ईयर क्या थी, आप किस वर्ष उत्तीर्ण हुए थे अपने मैट्रिक क्लास में, वो ईयर आ जाएगी। आपकी डिवीज़न क्या है, मान लीजिए आप 60 से एबव मार्क्स है तो आप फर्स्ट डिवीज़न हैं। इस तरह सेकेंड, थर्ड डिवीज़न आपकी यहाँ श्रेणी जो होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कर लिया, फर्स्ट कर लिया। अभी क्या है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। ये इसेंशियल क्या है कि आपको ये होना ही होना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं रहोगे और आपको इसमें ले लिया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक के बाद आपको इंटर की, आप देख रहे हो कहीं नहीं मांग रहा है ना, इंटर की डिटेल नहीं मांग रहा है आपको। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल में दे रहा है GNM और BSc नर्सिंग। आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों तो आप करोगे नहीं, ये वैसी बात है, आप कोई एक करोगे। आपके GNM है तो GNM, BSc नर्सिंग है तो BSc नर्सिंग। तो सपोज मान लेते हैं आपके पास GNM है, GNM के बच्चों के लिए, तो आपको ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पास्ट फ्रॉम कब से है, इंस्टीट्यूशन नेम क्या है, कहाँ से आपने किया है, बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, तो ऐसे यूनिवर्सिटी होता है BSc नर्सिंग के लिए, और GNM के लिए होता है बोर्ड। तो आपने GNM सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके जैसे हो जाएगा बिहार नर्सिंग काउंसिल जो है उसके लिए ये यूनिवर्सिटी GNM प्रोवाइड करता है। यूपी के लिए होता है यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है। पर अगर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं BSc नर्सिंग, तो उसके केस में यूनिवर्सिटी आपके होगी। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से आप बिहार में कर लें, मान लीजिए आपके PMCH से कर रहे हैं, तो PMCH यूनिवर्सिटी अगर प्रोवाइड आपको कर रहा है BSc नर्सिंग, तो आप उसका BSc नर्सिंग कर देंगे यहाँ पर PMCH में ना। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आते हैं ये ग्रेड परसेंटेज। तो आपका ग्रेड परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है, ग्रेड है, तो ये चीज़ें आपको सिलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, मार्क्स ऑब्टेन CGPA है ना, ये चीज़ ये मैंडेटरी है दोस्तों। आप ये देखो कि ये जितने पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, ये मैंडेटरी है। आप बिना इसे फिल किए आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हो, ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड CGPA वाली में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, और टोटल एग्ज़ाम जो था कितने मार्क्स का था, तो इस तरह से
तो इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर क्या है बीएससी नर्सिंग और या फिर जीएनएम, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिए पासिंग ईयर क्या है। सपोज मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि आपका 24 है, 24 में अगर नवंबर मान लूँ तो नवंबर में आप डेट, आपसे ईयर से ही मतलब है, आप ये इसे कोई डेट कर लीजिए, कर लीजिए या फिर 31 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें से ईयर से ही मंथ और ईयर से ही मतलब है। अब इन्होंने कैलेंडर दे दिया हो इसलिए यहाँ पर डेट भी आ रहा है। सर्टिफिकेट नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, किस डेट को हुआ है, और किसकी श्रेणी क्या है, अब किस डिवीज़न से पास हुए हैं, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किस श्रेणी से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ठीक है, इतना क्लियर। अब आते हैं ये, इतना तो आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन की बात हो गई। जब आगे बढ़ते हो तो आपको एक नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। जीएनएम वाले बच्चे को तो पता ही है कि जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको एक बोर्ड से या काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे आर यू रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिंग काउंसिल, अगर मैंने यस कर दिया तो देखो ये डिटेल्स हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो, ये बिहार के बच्चे अगर या बाहर के बच्चे बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज तो आपको पता ही है, आप नहीं हो तो नो करोगे, ठीक है। तो आप अगर यस हो तो उस केस में आप किस तरह के हो, टाइप ऑफ बीएनआरसी, आप किस तरह से बीएनआरसी से जुड़े हुए, टेम्प्रोरी या परमानेंट, ठीक है, दो तरह के होते हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी बीएनआरसी की रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलती है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन, तो किस डेट को बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया था, वो डेट हो जाएगी, आप कैलेंडर से फिर यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब सपोज मान लो आप बीएनआरसी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप क्या, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं। तो देखते हैं। देखिए, पहला तो आपको बीएनआरसी से रजिस्टर्ड होना ही है। अब बिहार के बाहर के बच्चे हैं, अगर आपकी कॉलेज आईएनसी भी अप्रूव भी है, आपने आईएनसी सूटेबिलिटी ले लिया, तो उसके बावजूद भी आपको बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे, ये याद रखना। जैसे कहीं पर मैं देखा भी था और जगह लोगों ने वीडियो बनाया था कि उसमें पहले अप्लाई कर लें बच्चे, बाद में ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ऐसा चल रहा था। बट आप यहाँ देखो कि जैसे आपका यस है तो डिटेल भर रहे हो, जैसे नो होगा ना, देखना क्या होगा। फिर आप सोचोगे कि जो वीडियो बनाया होगा वो कैसे इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचाया था। देखो, मैंने नो किया, नो करते ही यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर बिहार की रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास नर्सिंग की, तो आप नहीं कर पाओगे फॉर्म फिल। केवल और केवल बिहार के बच्चों के लिए है, बिहार के बच्चों के नहीं, बिहार की में जिनकी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है केवल उनके लिए है। अगर यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या अदर कोई भी स्टेट से आप बच्चे हो तो आप तभी डाल पाओगे जब आपकी बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होगी। ये चीज़ याद रखना, अदरवाइज ये फिर आपको 11,000 पोस्ट प्लस पोस्ट हैं, इसकी कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप इससे दुखी ना हो, आप तैयारी करिए, आप नेक्स्ट फ्यूचर में आपको फिर दूसरी वैकेंसी मिलेंगी। आप इस पर कोई ये नहीं है कि अब बिहार में नहीं होगा तो आप दुखी हो जाएं कि हम फिर नहीं फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बिहार गवर्नमेंट की लापरवाही समझें या फिर उनकी कुछ होगी मजबूरियां या जिस कारण उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। इसमें बिहार के ही बच्चे नहीं, बिहार के भी बच्चे भी छूट जाएंगे। सपोज मान लीजिए बिहार की में आपको पता ही है नर्सिंग कॉलेज बहुत कम है, काफ़ी बच्चे बिहार के बाहर पढ़ने जाते हैं। उस केस में वो बिहार के बाहर आईएनसी कॉलेज में एडमिशन देख के लेते हैं, एडमिशन ले लिया, बट बिहार में वो ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता हो कि बिहार की वैकेंसी आने वाली है या फिर उत्तर प्रदेश की आने वाली है या फिर पंजाब की आने वाली है या मध्य प्रदेश की आने वाली है या हरियाणा या किसी भी स्टेट की आने वाली है, उन्हें नहीं पता होता है। तो वो किस स्टेट में ट्रांसफ़र करवाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप ये 2 दिन का प्रक्रिया है जो आप बिहार में करवा लिए, परसों फिर उत्तर प्रदेश में करवा लिए, तरसों आपने मध्य प्रदेश में करवा लिया, फिर हरियाणा में कर लिया, ऐसा तो है नहीं। आप सब भी जानते हो कितने परेशानी से ये ट्रांसफ़र होता है। और उसके बावजूद बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और फिर वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें भी बहुत दुख होगा, ऐसा नहीं है।
बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है वो अपना कर रही है। अब अपना काम करते रहिए, और तब तक के लिए अगर ये फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो तैयारी करिए इस कोर्स को समझ कर के कि इसमें इस वैकेंसी को ये समझ कर कि मुझे भी एग्ज़ाम देना है। तैयारी करिए ताकि फ्यूचर में आपकी कोई वैकेंसी आए तो आप उसका एग्ज़ाम निकाल पाएँ, ताकि आपको उसका कुछ फ़ायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे ही आपके लिए और ऐसा वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपको और ऐसे नए वीडियो लेकर आते रहें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, किस तरह की आपकी जानकारी दूं जो यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ।